ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस काशी शक्ति ध्यान मंच पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद से करेंगे। पूनम पांडे शंखनाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पूनम में। दोस्तों, हम लोगों के ये दूसरे सत्र का आज 27वां दिन है। और हम लोगों ने आज स्पेशली जो हमारे साथ नए जुड़े बहुत सारे साथी हैं जिनको थोड़ी सी मतलब हम लोगों ने सोचा कि आज फिर से ध्यान के बारे में उनको बतला दो कि ध्यान क्या है और उसे कैसे करना चाहिए और इसे क्यों करना जरूरी है। हम लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया है, हम लोग चाहते हैं आप लोग भी उस परिवर्तन को जाने, और जैसे हम लोगों ने अपने आप को समझा है आप भी उस चीज को समझे। तो इस बारे में राधा दी हम लोगों को बतलाएंगी आप सभी को कि ध्यान क्या है। तो दोस्तों आइए, मैं राधा मैम का स्वागत करूंगी। राधा जी आइए। आत्मनंदन सभी को। नए साथियों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। थोड़ा सुंदर सुंदर दिखेंगे तो हमें भी उत्साहित होगे कि हाँ, हम किसी को क्लास ले रहे हैं। अपना वीडियो ऑन कर दीजिए सभी। तो दोस्तों, आज हम स्पेशली उन नए साथियों के लिए बेस क्या है, हम जो ध्यान करते हैं वो ध्यान क्यों करते हैं और ध्यान कैसे करते हैं, उसकी क्या विधि है, और जो विधि हम यूज करते हैं तो वो यही वाली विधि क्यों यूज करते हैं, आज उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। साथियों, ध्यान हम इसलिए करते हैं जिससे हमारी मन की वृत्तियां वो शांत हो जाएं। जनरली क्या होता है, हम लोगों के पास सब कुछ होता है बट मन में अशांति रहती है, कहीं ना कहीं बेचैनी रहती है। उसको शांत करने के लिए हम लोग ध्यान करते हैं। और ध्यान कई तरह से किया जाता है, बहुत सारे संगठन है जो ध्यान सिखाते हैं। आपने देखे होंगे कई संगठनों में ध्यान जो सिखाया जाता है, कहीं उच्चारण ओम का होता है, कहीं पे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, और कहीं पे वो सीधे थर्ड आई में ही कहते हैं फोकस करो डायरेक्ट। ठीक है, तो सबका अपना तरीका होता है, मगर तरीका क्या है, एक ही है। जो भी ध्यान करेगा वो अपनी सांसों के साथ एक हो जाता है। तो हम लोग जो ध्यान करते हैं वो हम बुद्धा के ध्यान को फॉलो करते हैं। बुद्धा ने जो सिखाया था, आना आन अपान सती, जिसे मिलाएंगे तो बोलते हैं आनापान सती। आन का मतलब क्या है, सांसों का भीतर जाना। जो हम सांस लेते हैं ना, अंदर सांस लेते हैं, उसको कहते हैं आन। और अपान क्या होता है, अपान जो अंदर की सांसें बाहर निकलती है उसे अपान कहा जाता है। सती क्या होता है, जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं, एक डोरी में बनते हैं। और जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है दोस्तों। और जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है ना, तो हमारे ये जो नाड़ी है सीधा ब्रह्मांड से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती है, और वो ऊर्जा का फ्लो हमारी पूरी बॉडी में आने लगता है। तो जो हमारे जो नाड़ी मंडल है उसमें ये ऊर्जा भरने लगती है पूरी, और उससे हमारी नाड़ियां शुद्ध होने लगती है। अब ये जो हम करते हैं, इसकी विधि क्या है, कैसे करना चाहिए इसको। तो इसको हम क्या करते हैं, ये उंगलियां है ना, इनमें हमारे
पांचों हमारे वो होते हैं, क्या कल बताया था ना उन्होंने, रश्मि जी ने, तन मन, ये जलनी क्या होता है, हमारे पंच तंत्र होते हैं। ये पानी होता है, ये पृथ्वी होती है, ये आकाश, ये वायु और ये अग्नि। तो जब हम इनको एक साथ क्रॉस करके मिलाते हैं ना, तो वो जो ऊर्जा इकट्ठी होती है वो इनसे भी हमारी और ऊर्जा अंदर आती है। तो ये हाथों को जब हम ऐसे रखते हैं अपनी गोदी में, तो 10% ऊर्जा हमारे अंदर भरनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही पाँव को क्रॉस कर लेते हैं। तो पाँव को अगर क्रॉस करेंगे, जो लोग आलती पालती मार सकते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई लोग आलती पालती नहीं मार सकते, तो उनको कहते हैं चेयर पे बैठ के अपने पाँव को ऐसे क्रॉस कर लीजिए। तो 10% ऊर्जा उससे हमारे शरीर में जाती है। उसके बाद जब हम बिल्कुल रिलैक्स होके आंखों को धीरे से बंद करना है, कोमलता से, और आंखों से 80% ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर स्टोर होती है। आपने जनरली वैसे भी देखा होगा, जब आप लोग बहुत थके हुए रहते हैं, उबासी भरते हैं, तो क्या होता है, आंखें बंद हो जाती हैं और गहरी लंबी सांस लेके छोड़ते हो, तो उससे बहुत रिलैक्स मिलता है। ये हमारी विधि है आनापाना सती ध्यान करने की। अब आप लोग कहेंगे कि आंखें बंद करना ही क्यों जरूरी है? वो तो मैंने बता दिया आपको कि इससे 80% ऊर्जा शरीर के अंदर जाती है। अब आंख जैसे ही हम बंद करते हैं, आपका मन शांत होने लगता है, एकदम रिलैक्स मिलता है। और जब हम अपने सांसों के साथ एक होने लगते हैं, जो हमारी नेचुरल सांसें हैं, ऐसा नहीं जोर जोर से लेना है, जो नेचुरल स्वाभाविक सांस है उसको हमने ऑब्जर्व करना है, देखना है कब वो सांस ऊपर जा रही है और कब वो सांस बाहर को निकल रही है। तो जब हम इसको सांसों को पकड़ लेते हैं, आती हुई सांस और जाती हुई सांस को जब हम समझ लेते हैं, कभी अंदर आ रही है और कभी बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है तो कितनी ऊंचाई तक जा रही है, ये हमें ऑब्जर्व करना होता है। हमने सिर्फ सांसों के साथ रहना है। और अगर बाहर निकल रही है तो कितनी ऊंचाई तक निकल रही है, आपकी सांस कहाँ तक जा रही है, हृदय स्थान तक जा रही है, नाभि तक जा रही है या और नीचे तक जा रही है, उसको आपने ऑब्जर्व करना होता है। उसमें आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा, सीधा सांसों को ही देखेगा। तो जब हम उनको एग्जैक्टली देखते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हमारे जो सांसें होती हैं वो हम एक नाड़ी में आ जाती हैं, एक साथ, एक के ऊपर एक डोरी में चलने लगती है। और हमारा मन इतना शांत होता है तो हमें लगता है कि हम कहीं खो रहे हैं। ठीक है, बाहर का वातावरण गायब हो जाता है और हम अपने आप में आ जाते हैं, अपने अंदर की यात्रा में। और जब हम एक डोरी में बनते हैं तो हमारी सांसें भी उस टाइम धीमी होने लगती हैं। ऑब्जर्व करिएगा, जब आप सीखेंगे तो जब हम बिल्कुल अपने ध्यान में जाने लगते हैं तो हमारी सांसें धीमी होने लगती हैं, और वहां उस टाइम पे हमारी ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा कनेक्ट हो जाती है। कनेक्ट होने से वो ऊर्जा पूरे शरीर में भरने लग जाती है। और जितना ज्यादा हम और गहराई में जाएंगे तो मन हमारा क्या होता है, शून्य हो जाता है। और शून्य होने से विश्व स्तरीय ऊर्जा और गहराई से हमारे अंदर बढ़ती है। अब एक प्रश्न उठता है कि ठीक है, आपने तो ये बता दिया कैसे करना है, विधि क्या है, कितना % ऊर्जा आती है, पर ये कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए? कई लोग ऑफिस वाले होते हैं, टाइम नहीं होता है। तो दोस्तों, इसे आपकी जितनी आयु होती है ना, उतना आप कर सकते हैं। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है 5 साल का, तो वो 5 मिनट तक ध्यान कर ले। 50 साल का अगर किसी की उम्र है तो वो 50 मिनट, ये स्टार्टिंग का है। जब हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना लाइन स्लैंटिंग लाइन डालनी, ये वैसा ही है। स्टार्टिंग में हमें ऐसे ही सीखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें अपने सांसों को पकड़ना सीखना है। और जब सांसों को हम पकड़ना सीख जाएंगे और हमें यह है कि हमें ऊर्जा को और बढ़ाना है, तो आप ये टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। सबसे सरल ये है इसमें, ये जो हमें ध्यान सिखाया है, ये हमारे पत्री जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने सिखाया है। अब मैं पत्री जी का नाम क्यों ले रही हूँ,
क्योंकि ध्यान तो बहुत से लोग सिखाते हैं। बुद्धा ने सिखाया था, लेकिन परिवार से दूर रह के, जंगल में रह के, अपने शिष्यों के साथ, कुछ लिमिटेड लोगों को। पत्री जी ने उसी ध्यान को हमें सिखाया कि हमें अपने परिवार को छोड़ना नहीं है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो काम को निभाते हुए हमें ध्यान भी करना है और ज्ञान भी लेना है। तो ये अब पत्री जी ने क्या किया, घर घर जाके लोगों को सिखाया। आज की डेट में दोस्तों ये पूरे संसार में फैल गया है और हर घर में जाके एक ना एक इंसान ध्यान करने लगा है, क्योंकि उससे वो अपने शरीर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी वो हील कर रहा है। धीरे धीरे जब आपको ऊर्जा मिलने लगती है ना, तो शरीर के विकार भी धुलने लगते हैं और आपको फिर डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये कहाँ कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, तो इसको दोस्तों कहीं भी कर सकते हो आप। कहीं पर भी बैठ के कर लीजिए। आप ट्रेन में ट्रेवलिंग करते हो, कहते हो टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है, तो आप मेट्रो में जाते हो तो वहां बैठ के अपने आंखें बंद करके अपने ध्यान ध्यान में आ जाए। और मेन क्या है, अपने मन को कंसंट्रेट करना, अपनी सांसों के साथ आना। सिर्फ ये सिंपल ध्यान है, इसलिए इसको हम कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि मैम हमारे जब पीरियड आते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो इसमें बहुत परहेज किया जाता है, तो हमारे जो पीरियड आते हैं उसमें करना चाहिए। हाँ, ये ऐसा कोई भी वो नहीं है मंदिर और वाला, ये हमारे ही अंदर की यात्रा है और वो भी हमारे अंदर से ही आते हैं पीरियड। तो इसमें कोई परहेज नहीं है, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। कभी भी अच्छा काम हो या कोई घर में दुख दर्द हो, तब भी ये ध्यान को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ध्यान को आपने पूरे तरीके से करना है। अब इसमें क्या है कि इसका महत्व क्या है, ध्यान का महत्व क्या है, तो पत्री जी ने बहुत सरल शब्दों में बताया है। तन की स्वस्थता, स्वस्थ जैसे मैंने अभी बताया, जैसी ऊर्जा आती है तो हमारे शरीर के विकार, नस नाड़ियां साफ होनी शुरू हो जाती है, तो शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। मन की शांति, अब यहाँ पे देखो इस युग में लोगों के पास, जिनके पास पैसा बहुत कुछ होता है, कोई कमी नहीं है, पर ये शांत नहीं है, बेचैनी है ना, असंतुष्टि है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ध्यान जरूरी है। आपका मन भी शांत रहेगा। जब मन शांत रहेगा तो बुद्धि का विकास होगा, और बुद्धि का विकास होगा तो ज्ञान मिलेगा। तो ध्यान करने से इतना फायदा होता है दोस्तों। तो आप लोगों ने इसको स्टार्ट करना है बेसिक, और डरना नहीं है। बहुत से लोग डरते हैं ध्यान से। अपनी ही सांसों के साथ रहने में डर कैसा, वो सांसें जो हमें जीवन दे रही हैं, प्राण दे रही हैं, उसी से हम लोग डरते हैं जुड़ने से। क्यों? आप अपनी सांसों से प्यार करना सीखिए, उनके साथ रहना सीखिए, फिर देखिए आपके शरीर में कितनी स्वस्थता आती है। ध्यान करना क्यों जरूरी है, ये प्रश्न उठता है। भाई हम पूजा पाठ भी तो करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं हमारे तो पूजा पाठ से, हम भी मंदिर में कीर्तन भजन करते हैं, बहुत शांति मिलती है। दोस्तों बहुत अच्छी बात है, पहले टाइम पे ये किया जाता था, उसका भी कारण था। उस टाइम पे आंखें बंद करने में एक डर की एनर्जी थी, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा बाहर बहुत फैली हुई थी, इसलिए इंसान डरता था आंख बंद करने से कि पीछे से कोई आ ना जाए। एक भय का वातावरण था। लेकिन अब वो नहीं है। अब हमारी धरती बदल रही है, ये सबको पता है, दिख भी रही है। तो अभी जब क्या है, हम जब आंखें बंद करेंगे, ऊर्जा को डायरेक्ट, ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर लेंगे, तो पहले टाइम पे कहते थे आकाश और पाताल दो ही चीज थे ना। तो उस टाइम पे लड़ाइयां कैसे होती थी, देवताओं की राक्षसों से लड़ाई होती थी। तो जो ऊपर रहे देव, आकाश में क्या होता है, उजाला, प्रकाश, और पाताल में हमेशा क्या रहता है, अंधेरा। तो लड़ाई किसके बीच थी, उजाले और अंधेरे के बीच थी। वो तो ब्रह्मांडीय लड़ाई होती थी। उसके बाद धीरे धीरे वो लड़ाई
नीचे आई जमीन पे, धरती पे। और फिर धरती में जब लड़ाई हुई तो दो कंट्रीज के बीच में, जैसे आपने देखा होगा श्रीलंका को स्पेशली कहा जाता था क्योंकि रावण की लंका, रावण को क्या कहते हैं, राक्षस। राक्षस किसे कहते हैं? जिसके अंदर अहम की भाव बहुत ज्यादा हो, है ना, और जो दूसरों को हमेशा कष्ट देने में उसे मजा आता हो, कि उसकी हर चीज में हड़प लूं, हर चीज मेरे पास ही हो, मैं ही बुद्धिमान रहूं, है ना। ये सब राक्षसी प्रवृत्तियां होती हैं। तो ये उस टाइम कंट्री टू कंट्री होता था। फिर धीरे धीरे ये क्या हुआ, एक रिश्तेदार दूसरा गांव के बीच में आ गया, ये ऊर्जा धीरे धीरे पास आने लगी। पर आज की डेट में दोस्तों ये ऊर्जा, दोनों ऊर्जा एक ही इंसान के अंदर आ चुकी है, प्रकाश भी और अंधेरा भी। अब आप कहेंगे हम कैसे इसको पहचाने, प्रकाश और अंधेरा हमारे अंदर कैसे हो सकता है? हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम कैसे कहें कि हम बिल्कुल अंधेरे में रह रहे हैं या हमारे अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा है? कोई भी इसको स्वीकार कर नहीं कर सकता, कोई इंसान अपने आप में। तो वहां पे मैं ये बोलना चाहूंगी दोस्तों कि आप अपने आप को चेक करेंगे। किसी रिश्तेदार ने, चलो हमारे बच्चों ने, चलो रिश्तेदार दूर की बात है, बच्चों ने ही हमें कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, या घर में कोई मेहमान आया है उनके सामने हमें कुछ गलत शब्द बोल दिए, उस टाइम हमारे अंदर क्या ऊर्जा निकलती है? क्या आपको गुस्सा आता है? बाहर पड़ोसी ने आपके बच्चे को चाटा मार दिया, आपके अंदर क्या निकल रहा है? एग्रेशन, गुस्सा, रिवेंज की भावना, बदले की भावना, ये सब निकल रहा है ना। तो ये सब नकारात्मक ऊर्जा ही होती है, जो हम सोचते हैं कि हमने दूसरे को गुस्सा करके अपना गुस्सा उतार दिया और हम बहुत फ्रेश हो गए हैं। बिल्कुल गलत बात होती है, ये सही नहीं है। क्योंकि हम जब गुस्सा करते हैं, हमने एक बार वीडियो देखा था, जब हमारा ब्लड प्रेशर, लोग कहते हैं ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया, गुस्सा जब होता है क्या होता है, आपका बीपी बहुत हाई हो जाता है, चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। अगर आप उस टाइम शीशे में अपने चेहरे को देखें तो चेहरा लाल क्यों होता है दोस्तों? जो हमारे गले में जो ये नसें होती है ना, बहुत बारीक होती है, ये वीडियो हमने देखा हुआ है। तो हम देख रहे थे जिसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गुस्सा आ रहा है, कहते गुस्से से आपे से बाहर भी नहीं हो रहा, वो उसके गले के जो बहुत बारीक सेल्स होते हैं ना, वो पूरे यहां से फटते हुए पूरा ब्लड रिस रहा था नीचे को। वो ब्लड की नसें जो पतली पतली होती है यहां से पूरी फट रही थी। तो वो जो ब्लड रिस रहा है वो किसके शरीर में हो रहा है? जो गुस्सा कर रहा है। हम तो दूसरे पे सोचने गुस्सा उतार दिया, तो क्या हमने गुस्सा दूसरे पे उतारा या अपना ही नुकसान कर लिया? जो आने वाले टाइम पे वो क्लॉट बन जाते हैं, नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, वो इसी कारण होती है दोस्तों। फिर हमें ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या से क्या होता है, अंदर घुटन, है ना, घुटन हो जाती है, रिवेंज की, बदले की भावना हो जाती है, उससे हम अंदर बेचैन रहते हैं। तो ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो हमारे ही अंदर बैठी हुई हैं, हमें उनको पहचानना है और इस ध्यान के जरिए हमने उस ऊर्जा को बाहर निकालना है। तो तभी आप अपने आप को शांत कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं कि मेरे अंदर और कितनी नकारात्मक ऊर्जा है। दूसरों के कहे गए शब्द से आपको अगर बुरा लग रहा है तो दूसरों को थैंक यू बोलिए, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर जो ऊर्जा बैठी हुई है इतने जन्मों जन्मों से, जिसे हम पहचान नहीं पाए और बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, उनको थैंक यू कहिए कि आपने हमें जगा दिया कि मेरे अंदर अभी ये ऊर्जाएं पनपी हुई हैं, बैठी हुई हैं। तो ध्यान में आपने उस ऊर्जा को रिलीज करना है, देखना है, उस ऊर्जा को साक्षी भाव से देखिए आंखें बंद करके, और उसे बोलिए मेरे शरीर से अब बाहर निकल जाए। तो जब आप डेली इसको करेंगे तो ये धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर निकलेंगे। कुछ भी आपको होता है, घुटनों में दर्द होता है, आंखें बंद करिए, अपने हाथ को
उस घुटने के ऊपर रख के ध्यान पूरा वहां पे लेके जाइए जहां दर्द हो रहा है, और बोलिए कि अब आप मेरे शरीर से बाहर निकल जाइए। क्योंकि जो मुंह से शब्द बोलते हैं वो हमारे अंदर हमारी नस नाड़ियां सुनती हैं, वो इफेक्टिव होती हैं और वो निकल जाता है। लेकिन होता क्या है, जब हमें दर्द होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरे को ये बीमारी हो गई, डॉक्टर ने ये कहा है। तो क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है तो और ज्यादा दर्द होता है। आप आजमा के देख लीजिएगा, जो भी ये आप शब्द बोलते हैं उसका हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। ये अगर एक बार आप अपनी इस ऊर्जा को पहचान जाएंगे तो इसे ध्यान के जरिए, अब ध्यान से जो एनर्जी हमारी ब्रह्म रंध्र से पूरी फैल रही है, प्रकाश पूरा अंदर आ रहा है, तो वो उस ऊर्जा को गला के प्रकाश में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए ध्यान जरूरी है। तो ध्यान आप रोज करें, कहीं पर भी बैठ के करिए, आनापानासती ध्यान करिए, सिर्फ अपनी सांसों पे, उन सांसों पे जो हमारे साथ 24 घंटे रहती हैं। धरती पे आए हैं तो हमारे साथ आए हैं, और धरती से जाएंगे तो हमारे साथ ही जाएंगे, है ना। तो उन सांसों के साथ 24 घंटे रहना है। जब भी टाइम मिले आंखें बंद करके बस अपनी सांसों को गिनना शुरू कर दो। अगर माइंड आपका नहीं फिर भी चंचल है तो आप काउंटिंग शुरू कर दिए, जाती हुई सांस को 1, फिर जाती हुई सांस को 2, ऐसे काउंटिंग शुरू कर दीजिए। और 72 बार आप स्टार्टिंग में काउंटिंग करिए तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। दूसरा, ये जो हमारा आनापानसती ध्यान है, पत्री जी ने जो हमें बताया कि ये ध्यान हम संसार में रह के संसारिक जीवन को निभाते हुए भी कर सकते हैं। संसारिक जीवन में इसको करते हुए हम निर्वाण को प्राप्त भी कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं, खाने से क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऐसे ही ध्यान करते हैं अपनी आत्मा को स्ट्रांग बनाना। आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें ध्यान जरूरी होता है। अगर हमें अपनी आत्मा से कनेक्ट होना है तो ध्यान करिए। हम हैं कौन, ये पता करना है। अगर अभी आपसे पूछे हम कौन है तो आप अपना नाम बताना शुरू कर देंगे, पर क्या ये आपका असली नाम है? ये नाम तो आपके माता पिता ने दिया, ये नाम तो इस शरीर का है। हम कौन है जो हम बोल रहे हैं, जो हमें ऊर्जा मिल रही है, शरीर को ऊर्जा दे रहे हैं, वो कौन है? उस आत्मा को पहचानना है। वो आत्मा हमारा किससे कनेक्टेड है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, पूर्ण आत्मा, वो कौन है, वो पहचानना है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ध्यान करिए। ध्यान से ही जब आप इतने डीप में चले जाएंगे तो धीरे धीरे आपको ब्रह्मांड का रहस्य भी पता लग जाएगा कि ब्रह्मांड शुरू कैसे हुआ, ब्रह्मांड का रहस्य है क्या। तो ये हमारा आनापाना सती ध्यान का रिजल्ट है। तो धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप सभी ध्यान करना शुरू करेंगे, अपनी सांसों के साथ रहेंगे। किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है मेरी सांसें मेरा गुरु है, किसी गुरु को पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी सांसें मुझे सब कुछ दे रही है तो मेरा गुरु भी वही है ना। मेरी सांसें मेरे शरीर में खाना पचा रही है, ऊर्जा दे रही है, हर काम मेरे शरीर का कर रही है। मैं सोई रहती हूँ तब भी मेरी सांसें चलती रहती है, इतना काम कर रही है। तो मैं अपनी सांसों की पूजा क्यों ना करूं, बाहर क्यों देखूं मैं, मेरे अंदर ही सब कुछ है। उसको पहचानना है, उसके साथ रहना है। फिर देखिए आपका मन कितना शांत रहता है और कितने बदलाव आते हैं आपके अंदर, आपके व्यवहार में, बातचीत में, शरीर में बहुत चेंजेस आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे मैं विराम दूंगी। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद राधा दी, बहुत सुंदर जानकारी।
मुझे पूरी उम्मीद है जो भी नए मित्र हैं उनको ध्यान के, आनापानसती ध्यान के बारे में जरूर बेसिक जानकारी होगी। तो हम लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना है। अपने पूरे जो हम लोगों का भौतिक दायित्व है उसको पूरा करते हुए हम लोग ध्यान कर सकते हैं। जब आप ध्यान स्टार्ट कीजिए फिर देखिएगा आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है। आइए मैं कुछ मित्रों को आपको मिलाती हूँ जिन्होंने ध्यान से अपने जीवन में काफी परिवर्तन लाया है। तो पहले मैं रश्मि को इनवाइट करूंगी। रश्मि, आप आइए, अपने ध्यान के बारे में 2 से 3 मिनट में हम लोगों को बताइए कैसे आपने चेंज किया। रश्मि। सभी इन दोस्तों को आत्मबंधन। और मैं जो इस मंच पर अभी हमारे नए दोस्त आए हैं उनको मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं अपने वैसे मैं 6 अप्रैल 2023 से ध्यान में आई हूँ। और मैंने ध्यान अटेंड किया था असल में मुझे जब मैं 19 साल की थी, जब से मुझे माइग्रेन था। तो माइग्रेन के लिए मैंने अब हर तरीके के इलाज लिए, एलोपैथिक भी, होम्योपैथिक भी और आयुर्वेदिक भी, पर मुझे कहीं से कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई भी। और इतना तीव्र दर्द होता था मेरे कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जी क्यों रही हूँ, मर क्यों नहीं जाती, इतना तेज दर्द होता था मेरे। और इतने सालों तक मैं बहुत परेशान रही। तो किसी ने मुझे बताया कि ध्यान करते हैं तो सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो मैंने फिर ये स्टार्ट किया था। तो इतना सीवियर दर्द, और ध्यान से मेरा आज बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक। मुझे एक भी टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और भी शारीरिक समस्याएं थी, जैसे बीपी की थी, थायराइड की थी, वो भी मेरी सारी ध्यान करने से ही एकदम चली गई। और शरीर एकदम स्वस्थ और स्फूर्तिवान रहता है मेरा। और इसके फायदे तो मैम ने इतने बताए ही हैं कि मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक प्रत्येक तरीके के फायदे तो होते ही होते हैं। तो मैं आई तो खाली सिर्फ शरीर को ठीक करने के लिए थी, लेकिन मुझे हर तरीके के फायदे हुए। मतलब किसी भी चीज की टेंशन तो रहती नहीं। पहले हम लोग बहुत टेंशन करते थे, छोटी छोटी चीजों की भी टेंशन करते थे। तो एक तो उससे शांति मिली है कि बिल्कुल अब किसी भी चीज की टेंशन नहीं होती है। और दूसरी, आध्यात्मिकता में भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। हमें आध्यात्मिक रियलिटी के बारे में पता पड़ा है कि असल में सच्ची आध्यात्मिकता होती क्या है। हम और ईश्वर के नजदीक आ चुके हैं, ध्यान में आके हमें ईश्वर अब अच्छी तरह से समझ में आते हैं। नहीं, पहले हम करते थे पूजा और विश्वास के साथ भी करते थे, पर वो अटैचमेंट नहीं हो पाता था बिल्कुल। लेकिन ध्यान में आने से हमें पूरी उसकी सत्यता मालूम हुई, और प्रत्येक तरीके का फायदा हुआ। और ध्यान मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अगर आज आप उसको स्टार्ट करते हैं ना, तो एक भी दिन मिस नहीं करना है। मैंने बस यही किया, जो मैंने 6 अप्रैल 2023 से स्टार्ट किया ना, वो मेरा आज तक कंटिन्यू चल रहा है। मतलब लगातार एक दिन भी मैं मिस नहीं करती। तो जरूर आप ध्यान में आए और प्रत्येक तरीके के लाभ उठाएं। और हमेशा लगातार करते जरूर है, पर बस मिस ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। इसी तरह से हमारे साथ जुड़ी हैं पूनम अग्रही। उन्होंने तो अपने जीवन में बहुत परिवर्तन के साथ साथ उन्हें बहुत अनुभव भी हुआ है। आइए 2 मिनट में पूनम अग्रही से हम लोग जानकारी ले। हाँ पूनम अग्रही, स्वागत है आपका। आत्मन सभी को। ध्यान ध्यान मेरी ध्यान की यात्रा सन 2021 में मार्च से शुरू हुई। और जब से मैं ध्यान से जुड़ी, मेरे साथ अनेकों चैलेंज थे। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां थी, लेकिन जब मैं ध्यान में आई, धीरे धीरे करते हुए सारी बीमारियां मेरी अपने आप ध्यान के जरिए ठीक होती चली गई। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल खुशी से जीने लगी, और यह जीवन मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और जब से मैं ध्यान की इस यात्रा में आई हूँ, मेरा पूरा परिवार ध्यानी बन गया। पहले हम लोग नॉनवेज खाते थे, फिर हम लोगों ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। और यह ध्यान यात्रा हमारे लिए बहुत ही सुखपूर्वक जीवन हमारा व्यतीत होने लगा। और बहुत हम लोगों को अपार खुशी होती है इस ध्यान ध्यान में आने के बाद। और हम सभी ध्यानी हैं, और हर प्रतिदिन हम ध्यान करते हैं। मुझे तो वैसे ध्यान का जैसे लगता है कि एक नशा सा हो गया।
जब भी मैं, कभी मेरा मन करता है रात में 1 बजे 2 बजे, जब भी मैं उठती हूँ बस ध्यान करने बैठ जाती हूँ। मॉर्निंग में, रात में, दिन में, जब मुझे टाइम मिलता है मैं अपना सारा समय ध्यान में ही बिताती हूँ। ध्यान तो मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात की जानकारी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। मेरे भी जीवन में दोस्तों बहुत परिवर्तन आया है। पहले मैं ध्यान तो जानती थी कि हाँ ध्यान करना अच्छा है, लेकिन मैं ध्यान करती नहीं थी। मेरे हस्बैंड को, संजय को शायद सभी जानते हैं। मैं देखी उनको परिवर्तन होते हुए, और वो थोड़े बहुत नहीं, पूरे 90% चेंज हो गए। उनके नेचर में चेंज आया, उनके सभी चीजों में। तब मुझे लगा नहीं, सचमुच ध्यान में बहुत ताकत है। बस हमें पूरे मन से इसके साथ जोड़ना है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगी हम लोगों के इस सेशन से आप लोगों को कुछ, मतलब जो ध्यान के बारे में डाउट होगा पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। और आप लोग जरूर डेली कितना समय मिले, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा किसी 4 बजे जुड़ना है, नहीं ऐसा नहीं। जब आपको टाइम मिले अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ी 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। जहां भी जरूरत हो हम लोगों को जरूर कांटेक्ट कीजिए। तो दोस्तों, अब हम लोगों के साथ एक बहुत ही दिव्य आत्मा डॉक्टर संगीता मैम जुड़ी हुई है, जो आज का हम लोगों का ध्यान और हमारा भोजन कैसा हो वो ज्ञान भी देंगी। डॉक्टर संगीता मैम साइकोलॉजिस्ट तो है ही, वो थेरेपिस्ट भी है, साथ में वो काउंसलर भी है। उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की है, उन्होंने क्रिया योग भी किया है, और वो गायत्री परिवार से भी जुड़ी हुई हैं। और करीब वो 2019 से पीएमसी में आई और फिर ध्यान में आ गई हैं। तो आइए दोस्तों, संगीता मैम आपका इस काशी शक्ति ध्यान मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोगों को अपनी थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी के बाद ध्यान पर ले चलिए। जी, बहुत संगीता बहुत मैम। धन्यवाद आप सभी का, मुझे अपने मंच में बुलाने के लिए, अपने बीच लाने के लिए और अपने प्यार से सराबोर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना ही, कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और 1991 से मैंने काउंसलिंग करना शुरू कर दिया था। तो बहुत से नर्सिंग होम्स में भी मैं बैठी, तो ऐसे केस भी किए जो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, दवाओं से उन्हें फायदा ही नहीं होता था। आज तो हम जानते हैं कि स्पिरिचुअल मेडिसिन ही सबसे बड़ी मेडिसिन है, क्योंकि जब तक हमारे एनर्जी में से वो बीमारी नहीं जाती है तब तक फिजिकल बॉडी से भी नहीं जाती है। यही वजह है कि बहुत से लोग ठीक नहीं हो पाते हैं दवाओं से। आवाज आ रही है मैम? जी दोस्तों, जी आप मैम। लोग वीडियो ऑन वॉइस कर लीजिए, मैम सबको देखने भी पाएंगे। हाँ, सभी जो कंफर्टेबल है अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी जी, हाँ मैम आ रही है आवाज। हाँ, वेरी गुड। तो हम लोग एक हीलिंग का सिस्टम यूज करते हैं जिसको फेथ हीलिंग कहते हैं। फेथ हीलिंग एक, हालांकि यहाँ से रेलिवेंट नहीं है आपके इससे। फेथ में मतलब मरीज को जो प्रॉब्लम आई है उसको हम उसी के फेथ को यूज करके ठीक करते हैं। जैसे मान लो कोई धार्मिक बहुत है और उसको कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको धर्मा से जोड़ के ही कोई ऐसा उपाय बताएंगे, वो करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये विक्टर फ्रेंकल ने दी है ये थेरेपी, इसको लोगोथेरेपी कहते हैं। उसमें फेथ हीलिंग एक उसका डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से बहुत बीमारियां ठीक होती हैं, क्योंकि वो हमारी एनर्जी बॉडी में है, तो एनर्जी ठीक होने से वो ठीक हो जाती है। दूसरा, मैं एक्यूप्रेशर का मैंने काफी इस्तेमाल किया है। होम्योपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी मैंने छोटा छोटा सा क्रैश कोर्स किया हुआ है, तो उनको भी मैं यूज कर लेती हूँ। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा तो काम करता है हमारा ध्यान, मेडिटेशन। जो अभी आप सब लोगों ने सुना कि ध्यान से कैसे कैसे लोगों को फायदे हुए, तो ध्यान से मुझे भी बहुत फायदा हुआ, बहुत तरह का फायदा हुआ। मेरे को 3 साल पहले गॉल ब्लैडर स्टोन हो गए थे और मुझे बहुत तकलीफ थी। स्टोन्स तो छोटे ही थे लेकिन तकलीफ बहुत ज्यादा थी। तो उस समय मैंने अपने ध्यान को बढ़ाया और थोड़ा सा हमने डाइट पर भी काम किया। तो ध्यान और डाइट, इन दो चीजों ने मिलकर 1 महीने में मेरे स्टोन्स को खत्म कर दिया। मेरा मानना यह था कि ये स्टोन्स जैसे फॉर्म हुए हैं वैसे ही डिसॉल्व भी हो सकते हैं।
सभी ने कहा आप ऑपरेशन कराइए, ऑपरेशन के बगैर ठीक नहीं होगा, ये कभी जाता ही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी और मैं इनको अपने आप डिसॉल्व करूंगी। तो मैंने इसके लिए स्टडीज करी, फिर मैंने वर्कशॉप्स अटेंड करी खाने के ऊपर कि भोजन से कैसे ठीक हो सकते हैं। तो हमने अपने भोजन को सुधारा और हमने मेडिटेशन बढ़ाया, और सिर्फ इतना ही करने से 1 महीने के अंदर हमारे गॉल स्टोन्स जो है खत्म हो गए। तो आप जैसा कि सुन रहे हैं कि हर बीमारी ध्यान करने से चली जाती है, लेकिन अगर ध्यान के साथ आप अपने डाइट पर भी काम करेंगे तो और भी जल्दी काम होता है। तो ध्यान के बाद हम लोग डाइट पे बात करेंगे कि डाइट से कैसे आप फायदा ले सकते हैं, ध्यान का जो है गहराई कैसे बढ़ा सकते हैं डाइट पे काम करके, तो बीमारियों को कैसे और भी जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो क्या अभी हम लोग ध्यान में जाएं, पहले बाद में ज्ञान की बात करें? हेलो। जी मैम, जी। जी मैम। सभी लोग ध्यान की अवस्था में आ जाएं, अपने चश्मे निकाल लें, घड़ी बांधे हैं तो घड़ी हटा लें, बेल्ट हटा लें, हाथों को क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें, उंगलियों को उंगलियों में फंसा लीजिए। हम खुद को रिलैक्स करने के लिए 3 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे। नाक से श्वास लेंगे और मुंह से धीरे धीरे छोड़ेंगे, बिल्कुल धीमे। और ये इमेजिन करेंगे कि हमारे अंदर का सारा स्ट्रेस इस श्वास के साथ बाहर जा रहा है। तो दोस्तों, नाक से श्वास लीजिए और मुंह से होठों में थोड़ा सा स्पेस बना के धीरे धीरे छोड़िए। जैसे जैसे आपकी श्वास बाहर जा रही है, आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। एक बार फिर श्वास लेंगे, तीसरी बार, अपने शरीर पर ध्यान देंगे। अगर कहीं भी अभी भी टेंशन है, स्ट्रेस है, तो उसे रिलैक्स करेंगे। अपने सभी बॉडी पार्ट पर एक एक करके ध्यान ले जाइए। आपके सिर पर, ब्रेन पे ध्यान दीजिए, उसे रिलैक्स करिए। आंखों को रिलैक्स करिए, कान पे ध्यान ले जाइए, रिलैक्स। नाक पे, गाल पे ध्यान ले जाइए, रिलैक्स। होठों को, दांतों को, मसूड़ों को रिलैक्स। गले पर ध्यान ले जाइए, गले को रिलैक्स करिए। कंधों को रिलैक्स करिए, रिलैक्स। अपने हाथों को रिलैक्स करिए, कोहनी को, उंगलियों को, हथेली को रिलैक्स। चेस्ट एरिया पे ध्यान ले जाइए, चेस्ट को रिलैक्स। हार्ट पे ध्यान ले जाइए, अपने सारे इंटरनल ऑर्गन्स को देखते जाइए, हार्ट को रिलैक्स करिए, लंग्स को, लीवर को, गॉल ब्लैडर को रिलैक्स करिए, स्प्लीन, पैनक्रियास रिलैक्स। इंटेस्टाइन्स पर ध्यान ले जाइए, छोटी बड़ी आंत दोनों को रिलैक्स करिए, रिलैक्स। दोनों किडनीज पर ध्यान ले जाइए, रिलैक्स। पूरी स्पाइन नीचे से ऊपर तक रिलैक्स। अब आपका पूरा धड़ रिलैक्स हो गया है। अब नीचे के बॉडी पर ध्यान ले जाइए, कमर के हिस्से को रिलैक्स। दोनों थाइस को रिलैक्स करिए, दोनों घुटनों को रिलैक्स, दोनों काफ मसल्स को रिलैक्स, टखनों को, एंकल्स को रिलैक्स, दोनों पंजों को रिलैक्स करिए,
दोनों टोस को रिलैक्स करिए। अब आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक रिलैक्सेशन की लहर दौड़ रही है और आप पूरी तरह शांत हो गए हैं। उस शांति को महसूस करिए। आपकी पूरी बॉडी, आपका ब्रेन, आपके थॉट्स भी शांत हो गए हैं। अब आपके मन में कोई विचार नहीं है। अब धीरे से अपना ध्यान अपने नॉस्ट्रल्स की तरफ ले जाइए। कैसे आपके नॉस्ट्रल से ठंडी हवा अंदर जा रही है और आपका पेट फूल रहा है, और कैसे गर्म हवा अंदर से बाहर आ रही है और आपका पेट अंदर जा रहा है। इस श्वास पर ध्यान लगाइए। श्वासों की माला पिरोते जाइए। ठंडी श्वास अंदर और गर्म श्वास बाहर। श्वास के साथ हो जाइए दोस्तों। श्वास अंदर जा रही है और श्वास बाहर आ रही है। इसी श्वास के साथ हमारा जीवन शुरू होता है और इसी श्वास के साथ खत्म होता है। ये श्वास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ रहने से हम अपने साथ रहने लगते हैं और अपने आप से जुड़ जाते हैं। तो ये समय हमारा अपने आप से जुड़ने का समय है। कुछ नहीं सोचना है हमें। अगर कोई विचार आता भी है तो उसे आने दीजिए, उस पर ध्यान नहीं देना है, उसमें फंसना नहीं है। उसको ट्रैफिक की तरह देखिए, जैसे ट्रैफिक आता है और चला जाता है, वैसे ही उसको न्यूट्रल होकर देखिए। कोई उसमें भाव मत जगाइए, उसमें फंसिए नहीं। मैम, आप म्यूजिक लगाना चाहें तो लगा दीजिएगा। एक श्वास अंदर और श्वास बाहर। बिल्कुल नॉर्मल श्वास लेना है। श्वास पर कोई जोर नहीं लगाना है और श्वास के बीच के अंतराल पर ध्यान देना है। जब हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो बीच में एक छोटा सा अंतराल होता है, गैप होता है। उस गैप पर ध्यान दीजिए। वो गैप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हमारी श्वास की गति धीमी होने लगती है और हम धीरे धीरे ध्यान की गहराई में जाने लगते हैं। जो हमारे दोस्त, अगर उनका ध्यान ना लग पाए तो वो अपने उठते गिरते पेट पर ध्यान लगाएंगे। आपका नाभि सांस लेने में ऊपर आ रहा है और सांस छोड़ने में अंदर जा रहा है, उस पर ध्यान लगाएंगे। नाभि से श्वास लेंगे तो आपका जल्दी ध्यान लग जाएगा। आप वहां पर भी ध्यान लगा सकते हैं। आप नॉस्ट्रल्स पर भी ध्यान अपना रख सकते हैं। श्वास अंदर और श्वास बाहर। ध्यान करने से हमारा जीवन बदलने लगता है, लेकिन रोज ध्यान करना जरूरी है। उसमें गैप नहीं करना चाहिए। हम रोज ध्यान करेंगे तो हमें जल्दी रिजल्ट मिलेंगे।
इस ध्यान में मैं महाअवतार बाबा जी और पत्री सर के चैतन्य को इनवाइट करती हूँ। उनकी चेतना के साथ मिलकर हम सब ध्यान कर रहे हैं। इस पूरे समूह के ऊपर मैं गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड को इनवाइट करती हूँ। उस गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड के नीचे ही हम सब बैठे हुए हैं। हम गोलाई में बैठे हुए हैं। सभी लोग ग्रुप एनर्जी से जुड़ जाइए। हम सबकी एनर्जी एक एनर्जी हो गई है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समूह की ऊर्जा एक ऊर्जा है। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारी सांसें पहले गहरी होने लगती हैं और बाद में धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और श्वासों के बीच में अंतराल बढ़ने लगता है। बीच का अंतराल ही ध्यान है। जब हम श्वास रहित हो जाते हैं वही ध्यान है। और धीरे धीरे हम शून्य में जाने लगते हैं। जब हमें समय का आभास नहीं रहता,
दोस्तों हमने बहुत सारे जन्मों से अपने ऊपर काम किया है, तब हम अब ध्यान से जुड़ पाए। हमें सही और गलत का एहसास होने लगा है। ध्यान करने से हम अवेयर होने लगते हैं। हमें पता चलने लगता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और हम उन्हें ठीक करने के लिए तैयार होने लगते हैं। जब ध्यान करने से हमारे वाइब्रेशन उच्च रहते हैं तो हमारे बाहर की परिस्थितियां अपने आप चेंज होने लगती हैं। हमारे अंदर शांति आने लगती है और हम बाहर की चीजों से ट्रिगर होने के बजाय उन्हें शांति से देख पाते हैं।
अवेयरनेस में आ जाइए सभी। आखिरी 5 मिनट। ये चारों ओर के स्पेस पर ध्यान दीजिए, जो खाली स्थान है चारों तरफ पर ध्यान दीजिए। और धीरे धीरे अपने आप से जुड़ जाइए। सभी को धन्यवाद, इस प्रकृति को धन्यवाद जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, हमें खाना पानी सारी हमारी फिजिकल नीड्स प्रोवाइड करी है। पंच तत्वों का धन्यवाद, हमारे माता पिता का धन्यवाद, सभी गुरुओं का, एस्ट्रल मास्टर्स का धन्यवाद। PSSM और PMC गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनसे जुड़कर हम ध्यान और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे ग्रुप का और ग्रुप के एडमिन्स का धन्यवाद, जो हमें एक मंच प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें जोड़ रहे हैं, प्यार देके, ज्ञान देके आगे बढ़ा रहे हैं। और धीरे से अपने हाथों और पैरों को हिलाइए, उंगलियों को अनलॉक करिए, शरीर में वापस आ जाइए। अपने दोनों हाथों को सामने ले आइए आंखों के, और इनको अपनी आंखों पर रखिए। 5 4 3 2 1 और 0। अपनी हथेलियों के अंदर अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिए
और मुस्कुराते हुए अपने हाथों को हटाइए, आंखों को खोल दीजिए। अपने हाथों से अपने चेहरे का, अपने हाथों का, कंधे का स्पर्श करिए। लिवर पे हाथ रख के आप उसे ऊर्जा दे सकते हैं। अपने पेट पर हाथ फिरा के हाथों को ऊर्जा दे सकते हैं। हमारे साथ इस गहरे ध्यान में जाने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। हम लोग 1 मिनट में हम लोग थोड़ा पानी चार्ज करके पानी ले लेंगे, तब तक फिर सभी कोई अपने हाथों में जल का पात्र ले लीजिए। और अभी जो मैम ने इतना दिव्य ध्यान करवाया दोस्तों, उस दिव्य ध्यान की ऊर्जा इस पानी में आ रही है, ऐसा महसूस करें। ये जल अमृत के समान हम लोगों के लिए है, और यह जल हम लोगों को पूर्ण स्वस्थता देगा, हमारी शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर देगा। इसी चेतना के साथ हम लोग इस पानी को ग्रहण करेंगे। सभी कोई धीरे धीरे पानी को ग्रहण करें, बिल्कुल आराम से। और अपने परिवार वालों को भी जल। धन्यवाद मैम, इतने सुंदर ध्यान के लिए। इतनी ऊर्जा थी, इतनी ऊर्जा थी। तो चलिए दोस्तों, अब मैम के साथ हम लोग ज्ञान पे चलते हैं कि हम लोगों का आहार कैसा होना चाहिए। मैं खुद भी अपने गहरे ध्यान में चली गई, मुझे टाइम का एहसास ही नहीं रहा। जी जी, कोई बात नहीं। जितना मतलब हो सके उतना ले लीजिए, फिर किसी दिन आपको फिर मंच पर आने का इसी बहाने हाँ मौका नहीं मिलेगा। बस होता है। तो भोजन के बारे में तो जैसा आप जानते हैं, हमारी गीता में भी बताया गया है, और हम लोग सुनते ही रहते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और तो गीता में खाने के बारे में देखिए 3 बातें कही गई है कि 3 तरह के हमारे भोजन होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक भोजन जो है उसमें हमारे सभी ताजे फल सब्जियां आते हैं, और जो आप खाना पकाते हैं तो अगर आप कम पकाते हैं और कम तेल मसाले में पकाते हैं तो वो भी सात्विक खाने में आता है। और ये जो जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है वो भी सात्विक कहलाता है। लेकिन आज के दौर में जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट है, आप सब जानते हैं पैकेट्स में आने लगा है दूध और सभी सामान, तो प्योरिटी की गारंटी नहीं रह गई है। दूसरी बात यह है कि हमारा सात्विक भोजन क्रुएलिटी के द्वारा बनाया हुआ नहीं होता है। तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो अब आज के दौर में मेरे हिसाब से वो सात्विक नहीं। आवाज आ रही है मैम, साफ है? जी 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 जी, थोड़ी सी और लाउड तो होगी मेरे तो हिसाब अच्छी से रहेगी। अच्छा अच्छा। तो अब मैं डेयरी प्रोडक्ट्स को सात्विक में नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें क्रुएलिटी इन्वॉल्व हो गई है, और जो एनिमल्स हम लोग पालते हैं पशुओं को बहुत प्यार से नहीं रखते हैं जैसे कि पहले रखा जाता था। अब वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखने लगे हैं, तो इसलिए डेयरी को, हम लोग तो वीगन हो गए हैं मोस्टली, हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं। और बहुत सारे लोगों को, स्पिरिचुअल लोगों को भी हमने देखा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स वो यूज नहीं करते हैं। तो सात्विक भोजन क्या करता है, वो हमारे वाइब्रेशन को बढ़ाता है और हमारे डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा रखता है, हल्कापन हमारी बॉडी में रहता है। तो सात्विक खाना क्या है, अगर कुछ दोस्त इसमें बताना चाहें कि सात्विक खाने से वो क्या समझते हैं तो अच्छा होगा, इंटरेक्टिव क्लास हो जाएगी। हालांकि मैंने लैपटॉप से ज्वाइन नहीं किया है, मोबाइल पे हूँ, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। सात्विक खाने से आप लोग के मन में क्या बात आती है, विच वन इज सात्विक? मेरे ख्याल से सात्विक खाना जिसमें लहसुन प्याज ना हो और जिसमें मांस मछली का उपयोग ना किया गया हो जी और जो जी शुद्ध जी, मन से बनाया गया हो, वो सात्विक खाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो सात्विक खाना बहुत सात्विक भावनाओं के साथ बनाया जाता है, तो वो सात्विक होता है। लेकिन सात्विक में जो हम ओवर कुक्ड खाने खाते हैं, जो हम
बाहर के जैसे पिज्जा बर्गर खाते हैं, दीज आर नॉट सात्विक। और घर में भी अगर हमने पिज्जा बर्गर बनाया है और बहुत अच्छे मन से भी बनाया है, तो भी हम उसे सात्विक नहीं कहेंगे। सात्विक खाने में ताजे और ऊर्जावान खाने आते हैं, वो सात्विक होते हैं। अनाज आपके सात्विक खाने में आ जाते हैं, लेकिन अनाज को हम किस तरह खा रहे हैं? अगर हम अंकुरित करके खा रहे हैं तो वो सात्विक अनाज है। अगर हम उसी अनाज का बर्गर बना ले रहे हैं, ब्रेड बना ले रहे हैं, तो वो सात्विक नहीं रहेगा। तो और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी सात्विक में आ जाते हैं। दूसरा जो है राजसिक भोजन। राजसिक मतलब राजाओं का भोजन। तो राजाओं को बहुत मोबाइल रहना पड़ता था, बिल्कुल भाग दौड़, घोड़े पे दौड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, 24 घंटे भी कभी उनको इन्वॉल्व रहना पड़ता था। तो राजा लोग ज्यादातर मिर्च मसाले वाला बहुत ऐसा खाना खाते थे जो उनको ज्यादा ऊर्जा दे। तो ज्यादा तेल मसाले में बना हुआ खाना, थोड़ा सा ओवर कुक्ड भी खाना, जो टेस्ट के लिए बनाया गया ऐसा खाना, तो ये खाना क्या करता है? हमारी इंद्रियों को उत्तेजना प्रदान करता है। तो राजसिक खाना अगर हम बहुत समय तक खाते रहते हैं तो हमें बीमारियां आने लगती हैं। और आज के दौर में तो राजसिक खाना सूटेबल इसलिए भी नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी उतनी है ही नहीं। तीसरी जो वैरायटी है तामसिक भोजन, आप सब जानते हैं। तामसिक तामसिक भोजन में बासी खाना आ जाता है। तामसिक भोजन में आपका लहसुन भी तामसिक भोजन में ही गिना जाता है, और मीट मसाला जो भी है ये सब तामसिक है। इससे आलस बढ़ता है, इससे आपके माइंड में कंफ्यूजन रहता है, फॉगिंग हो जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आ गया है, वैसे भी सबके लिए सात्विक खाना ही बेस्ट खाना है। तो सात्विक में भी क्या बेस्ट है? कच्चा खाना जो कि अल्कलाइन होता है वो बेस्ट है। अल्कलाइन समझते हैं ना सभी लोग, आजकल तो अल्कलाइन वाटर बनाया जाता है, और आरओज भी ऐसे आ गए हैं जो अल्कलाइन वाटर देने का बात कहते हैं। बता तो दीजिए मैम, जितने भी, अल्कनाइन क्या होता है जी, थोड़ी सी बता दीजिए हाँ, जी। तो जो भी कुदरत ने, नेचर ने, प्रकृति माँ ने हमें दिया है और जैसा दिया है वो सब खाना अल्कलाइन होता है। और जब उसी खाने को हम ओवर कुक्ड कर लेते हैं और प्रिजर्व कर लेते हैं, तो फिर वो अल्कलाइन से हटके एसिडिक हो जाता है। देखिए, दो तरह के खाने हैं खाने में, या तो खाना वो अल्कलाइन होगा या एसिडिक होगा। तो जो अल्कलाइन खाने हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, वो हमारी बॉडी को तंदुरुस्त बनाते हैं, वो हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। और जो एसिडिक खाने हैं वो भारी होते हैं, हाजमे में उनमें हमें प्रॉब्लम आती है, वो एसिड पैदा करते हैं। जैसे कि आपकी दालें हैं वो एसिडिक हैं नेचर से। तो अगर हम अल्कलाइन खाना ज्यादा खाते हैं, अल्कलाइन मीन्स कच्चा खाना, जैसे आपके सारे फल हैं, मोस्टली सारे फल अल्कलाइन है, और आप जो कच्ची सब्जियां खाते हैं वो अल्कलाइन है। और सब्जियां अगर आप हल्की हाफ कुक्ड खाते हैं तो वो अल्कलाइन रहती है। अब उसी सब्जी को जब आप बहुत ओवर कुक बना के और बहुत सारे मिर्च मसाले तेल डाल के बनाते हैं तो वो अल्कलाइन नहीं रहती, वो फिर आपकी एसिडिक हो जाती है। खाने के बाद आपको तकलीफ होने लगती है उसको। जिन लोगों को एसिडिटी रहती है वो सब्जियां खाने के बाद भी कहते हैं पेट भारी हो गया, एसिडिटी हो गई मुझे। तो अल्कलाइन खाने कच्चे खाने हैं। जो भी आप फल खाते हैं, जो भी आप सब्जियां खाते हैं, सलाद खाते हैं, वो सब अल्कलाइन है। और ड्राई फ्रूट्स भी अगर आप खा रहे हैं तो अगर आप भिगो के खा रहे हैं तो वो अल्कलाइन रहेंगे, नहीं तो वो एसिडिक हो जाएंगे, वो भी एसिड करेंगे आपको। इसके अलावा जो दालों में मूंग की दाल है, सिर्फ मूंग की दाल एक ऐसी है जो सात्विक खाने में आती है। साबित मूंग को आप भिगोइए और उसका स्प्राउट खाइए, वो सबसे अच्छा सात्विक खाना है, जो आपको भरपूर प्रोटीन्स भी देता है, कैल्शियम भी देता है, सारे मिनरल्स और विटामिन उसमें मिलते हैं। तो मूंग का स्प्राउट सबसे अच्छा खाना है सात्विक खानों में। और फल और सब्जियां तो है ही। तो एसिडिक खाना क्या है? जो अनाज है वो मोस्टली एसिडिक है, इसीलिए गेहूं, चावल, दाल, इन सब से हमें प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब आंतों में जाके बहुत लंबा समय लेते हैं अपनी प्रोसेसिंग में। जब आप फ्रूट्स खाते हैं वो 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, और जब आप सब्जियां खाते हैं तो वो 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती हैं। और जब आप अनाज खाते हैं वो पूरा प्रोसेस होने में 14-15 घंटे लेता है अनाज।
जो आपने गेहूं का आटा खाया है, जो आपने दालें खाई हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे आंतों में क्लॉगिंग हो जाती है, क्योंकि वो पूरा रिलीज नहीं हो पाता। कुछ कुछ आपके आंतों के साइड्स में रह जाता है वो। तो जब वो खाना पूरा आपका बाहर नहीं जाता है, तो जो बचा हुआ खाना आंतों में है वो सड़ने लगता है। सड़ने लगता है तो उसमें से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, और वो जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने लगते हैं। तो उससे हमारे अंदर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारे आयुर्वेद में कहते हैं कि आंतों की हेल्थ ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमारे आंतों को साफ रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप आयुर्वेद में ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे या नेचुरोपैथी में जाएंगे, तो वो आपको दस्त लगाते हैं, उसको वो कहते हैं दस्त लगाना या एनिमा लगाना। क्या एनिमा के बारे में जानते हैं आप लोग? एनिमा क्या होता है? हाँ, मुझे पता है, मैंने देखा है धीरेन्द्र सर हमेशा अपने क्लास में एनीमा हाँ के हाँ बारे में। हाँ, वो बताते हैं। एनिमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनिमा एक किट है जिसके माध्यम से धीरेन्द्र सर तो इसको वाटर थेरेपी में रखते हैं। एनिमा जी। के अंदर वाटर यूज होता है, और एनिमा से हम रेक्टम के माध्यम से अंदर आंतों में पानी लेते हैं। जब वो पानी आंतों में जाता है, तो वो आंतों में जो किनारे किनारे जमा है बहुत सा खाना जो निकल नहीं पाता, तो वो पानी के साथ बाहर आ जाता है। तो इसको आंतों की सफाई के माध्यम के रूप में इस्तेमाल होता है। जो लोग एनिमा लगाने से डरते हैं या किसी और वजह से नहीं लगा पाते, मान लीजिए किसी को पाइल्स है तो वो एनिमा का यूज नहीं कर पा रहा है, तो उसको फिर लूज मोशन के लिए कुछ मेडिसिन यूज की जाती हैं आयुर्वेदिक, कि लूज मोशन के माध्यम से भी पेट की सफाई कराते हैं। कि पेट साफ होना पहले जरूरी है। आपको स्किन डिजीज है, आपको कोई भी डिजीज है, तो उसके लिए आपकी आंतों का साफ होना जरूरी है। आंतें पहले साफ होंगी, तब आपको दवा फायदा करना शुरू करेगी। जो भी आप आयुर्वेदिक, कभी कभी होता है ना, हम बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं लेकिन हम ठीक ही नहीं हो रहे, उसका कारण यही होता है कि आपकी आंतें साफ नहीं है, टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं, तो आपकी बीमारी नहीं जा रही है। तो पहले उस कचड़े को साफ करना जरूरी है। जैसे हम लोग प्राणिक हीलर्स हैं, तो प्राणिक हीलिंग में भी यही होता है कि आपकी गंदी ऊर्जा जो आपके चक्रों में जमा हो गई है, एनर्जी सेंटर्स में, वो अगर पहले नहीं निकालेंगे तो फ्रेश ऊर्जा वो चक्र आपका ले नहीं जा पाएगा। तो पहले उसकी सफाई जरूरी है, तब आप फ्रेश ऊर्जा ले सकते हैं। ठीक है ना? तो स्पिरिचुअलिज्म में भी यही है कि आप अपने शेडोज को हील करिए, आप अपनी नेगेटिविटी को हील करिए, तो आप जल्दी आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए हम कभी कभी प्राणायाम वगैरह का यूज करते हैं। तो पहले पेट की सफाई बहुत जरूरी है। तो जो लोग एनिमा नहीं लगा पा रहे हैं या नहीं जानते हैं, उनके लिए सिंपल सी बात यह है कि आप 50% से ज्यादा कच्चा खाना खाने की कोशिश करिए। जो आप दिन भर में खाना खाते हैं उसमें कच्चा खाना ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करिए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम भी पहले वही करते थे कि दाल चावल रोटी सब्जी ये पूरा हमारा खाना होता है थाली में। इसके साथ अचार हो गया, चटनी हो गई, पापड़ हो गया, ये भी चीजें इंक्लूड होती है, थोड़ा दही आ जाता है ना। और उसके साथ हम एक खीरा काट लेते हैं या प्याज काट लेते हैं और साथ में खाते हैं। दिस इज द नॉर्मल डाइट। सही बोल रही हूँ? जी हेलो, आप जवाब देते जाइए। बिल्कुल है। सही बोल रही हैं। हाँ, तो करना क्या है कि हमें खाने से पहले प्लेट भर के सलाद खानी है, बाद में खाना खाना है, और उस खाने में भी वैरायटी कम लेनी है। ज्यादा वैरायटी लेने से हमारा लीवर कंफ्यूज हो जाता है। अब किस किस चीज को पचाने के लिए कौन कौन से जूसेस वो सीक्रेट करे। जैसे ही आप खाने के लिए तैयार होते हैं तो आपका लिवर जूसेस सीक्रेट करना शुरू करता है। वाह, खाना आ गया, अब चलो 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 जल्दी से इसे हजम करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है खाने के लिए। ठीक है ना? तो जब बहुत सारे वैरायटी के खाने हम खाते हैं, बहुत सारे अनाज खाते हैं, तो हमारे बॉडी को दिक्कत होती है। अगर हम एक वक्त में एक ही अनाज खाएं, मान लीजिए हम रोटी खा रहे हैं तो हम सब्जी खाएं, अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल सब्जी खाएं, रोटी ना खाएं, अवॉइड कर जाएं, तो हमारा पेट सही से उसे हजम कर पाएगा। और आराम से चबा चबा के खाएं, देर तक चबाएं उसको,
बीच बीच में पानी ना पिए। उसके पहले अगर हमने सलाद खाई, सलाद क्या करता है दोस्तों, सलाद अंदर जाके माहौल तैयार कर देता है। सलाद चूंकि अल्कलाइन है, तो अल्कलाइन खाना पहले अंदर चला गया तो उसने एक माहौल बना दिया। तो अब जो आप एसिडिक खाना खाने जा रहे हैं, रोटी दाल सब्जी जो भी है, तो वो उसके लिए एक माहौल बना हुआ है, तो वो आराम से हजम हो पाएगा, वो उतना एसिड नहीं क्रिएट करेगा। कभी कभी आपने खाना खा लिया है और एसिड हो रहे हैं, तब भी आप अल्कलाइन खाना खाने से आपको आराम मिल जाता है। जैसे आप एक खीरा खा लें तो अंदर थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है, ठीक है ना। तो अल्कलाइन खाना ही हमारे लिए बेस्ट खाना है। कच्चा खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जो मैं खाने का रूटीन देती हूँ, वो रूटीन ऐसे रहता है कि सुबह आप जूस पी लीजिए। जैसे आप उठे हैं 1-2 घंटे के अंदर आप जूस पी लीजिए, 6-7 बजे की तरफ, 8 बजे की तरफ। तो खीरे का जूस हो सकता है, लौकी का जूस हो सकता है, एश गॉर्ड का जूस हो सकता है। सबसे अच्छा तो सफेद पेठा, जो जिसको पेठा कहते हैं, लोग कुमड़ा कहते हैं, एश गॉर्ड होता है, उसका जूस सबसे ज्यादा अल्कलाइन होता है, उसका जूस ले सकते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैं फ्रूट्स बताती हूँ। आप मोनो फ्रूट भी ले सकते हैं, अगर कोई बीमारी ठीक करनी है तो मोनो फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, तो आप 4 तरह के फ्रूट्स मिक्स करके भी खा सकते हैं। लेकिन पेट भर के सिर्फ फ्रूट्स ही खाने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में। उसके बाद कोई आपको अनाज नहीं खाना है कि आपने पोहा खा लिया, कि आपने पराठा खा लिया, ये नहीं करना है। उसके बाद जब आप खाना खाने जाएंगे तो खाने से पहले आपको प्लेट भर के सलाद खानी है, और उसके बाद आपको अपना नॉर्मल भोजन लेना है। उसमें अगर कम से कम अनाज रहेगा तो अच्छी बात है, सब्जी ज्यादा और अनाज कम। उसमें भी अगर आटे में आप चुकंदर कद्दूकस करके गूंथ ले, या किसी और सब्जी का पल्प गूंथ लेंगे, तो अनाज की मात्रा कम हो जाएगी, सब्जी टेस्टी हो जाएगी, और रोटी आपकी अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। धीमी धीमी आंच में सेकें। जो खाना हम कुकर में पकाते हैं, कुकर में 100 तक जाता है डिग्री सेल्सियस उसका, तो हमारे खाने में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते हैं। हम लोग समझते हैं कुकर में बहुत हेल्दी खाना है, इट इज नॉट ट्रू। तो ज्यादा अच्छा है आप मिट्टी की कढ़ाई में या स्टील की कढ़ाई में धीमी धीमी आंच में खाना पकाएं, उसको खाएं, तो उसके न्यूट्रिएंट्स बचे रहेंगे। कुकर में न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते, वो बंद रहता है, भाप में खाना पकता है, लेकिन उसकी डिग्री तो कितनी जाती है, उस टेम्परेचर की वजह से उस खाने के न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, वो हमें नहीं मिलते हैं। तो कुछ दालें मजबूरी हैं जो कुकर में बनानी पड़ती हैं, बाहर उनका गलना मुश्किल होता है, जैसे राजमा है, छोला है, कुछ चीजें हैं। लेकिन आपका जो हरी सब्जियां हैं वो कभी कुकर में मत बनाइए, उनको हाफ कुक्ड ही खाने की कोशिश करिए। उसको अच्छे से धो के कढ़ाई में धीमी धीमी आंच में बनाइए। अगर किसी दाल के बीच में डाल रहे हैं तो पहले दाल पक जाने दीजिए, और जब बाद में डाल के 2 मिनट पका के उसको बंद कर दीजिए, तो आपको सारा न्यूट्रिशन मिलेगा और वो खाना आपको बहुत फायदा देगा। तो दोस्तों, आज चूंकि टाइम कम है, तो तो असल पॉइंट्स, 2 ही पॉइंट्स आप देख लें कि हमारा खाना ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन होना चाहिए, एसिडिक खाना कम से कम होना चाहिए, अनाज हमें कम खाने चाहिए। गेहूं चावल आप खाने में जितना कम कर दें उतना अच्छा है। चावल में आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, लेकिन ब्राउन राइस वो नहीं जो मार्केट में ब्रांडेड है। ब्राउन राइस जो हाथ का कुटा हुआ होता है, ब्राउन राइस, वो आप मंगा के खाइए। कई वेबसाइट्स पे वो उपलब्ध है, मिल जाता है। और जो आप आटा खाते हैं, आटे में आप मिलेट्स का यूज करना शुरू करिए। किनोवा भी बहुत अच्छा है, होता है, बहुत हल्का होता है। चावल की जगह किनोवा खा सकते हैं, सामा राइस खा सकते हैं। तो एक और पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि ध्यान करने से क्या होता है कि हमारी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। हम जो जब ध्यान नहीं कर रहे होते हैं तो हम नीचे के 3 चक्रों में रहते हैं, मोस्टली मूलाधार, स्वादिष्ठान और हमारा मणिपुर। लेकिन जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। तो जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो हम हल्के होने लगते हैं। लेकिन हम खाना भारी ही खाते रहते हैं, तो क्लैश होता है हमारी बॉडी में और हमारी ऊर्जा में, क्लैश होता है। इसकी वजह से हम मुश्किलों में फंसते हैं। तो हम खाना अगर हल्का नहीं करते हैं तो हमें बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, पेन्स आते हैं। तो हमें अपनी ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ अपना खाना हल्का कर देना चाहिए। हमें अल्कलाइन खाने खाने चाहिए, ताजे फ्रूट्स और फल और ये सब्जियां बढ़ा देनी चाहिए खाने में।
और पका हुआ अनाज कम कर देना चाहिए। अनाज क्या है दोस्तों? अनाज जो है पृथ्वी तत्व का खाना है। जितने भी अनाज है वो पृथ्वी तत्व के हैं। पृथ्वी जैसे भारी होती है वैसे वो अनाज भारी होते हैं, वो हमें नीचे खींचते हैं, हमारी ग्रेविटी को बढ़ाते हैं। तो हमें हल्के खाने खाने चाहिए जो हमें हल्का बनाए। इसीलिए हम व्रत में क्या करते हैं, हल्के खाने खाते हैं, ताकि हमारी स्पिरिचुअलिटी बढ़े, हमें साधना करने में बैठने में आसानी हो। तो व्रत करने से दूसरी चीज क्या होती है, हमारा आकाश तत्व स्ट्रांग होता है। तो हमारा हर खाना हमारे पंच तत्वों से जुड़ा हुआ है, वो भी एक फैक्टर है जिसको जानने से हमें अच्छा फायदा होता है। धीरेन्द्र सलीन बताते हैं पंच तत्वों के बारे नहीं में खाइएगा, कट बहुत जाएगी। अच्छी तरीके से। तो हम ये ध्यान रखें कि ये भारी खाना है और ये हमारे साधना के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसको हम कम खाएं। बीच बीच में हम फास्टिंग करें। फास्टिंग से हमारे अंदर ऑटोफेजी होती है। ऑटोफेजी से हमारी शरीर की जो भी बीमारियां हैं वो खत्म होने लगती हैं। जो मैंने अभी बताया था आपको कि स्टोन बन गया और स्टोन निकल गया, तो स्टोन कैसे निकलते हैं? जब आप ऑटोफेजी करते हैं, आप 2 दिन मान लीजिए आप जूस फास्ट पे चले गए या वाटर फास्ट पे चले गए, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ऑटोफेजी होने लगती है। तो आपकी बॉडी जहां भी जो भी इकट्ठा है उसको निकालने लगती है, डिसॉल्व करने लगती है। तो ऐसे समय में कहीं स्टोन है, कहीं फाइब्राइड है, तो वो डिसॉल्व करके उसमें से एनर्जी को ले लेती है बॉडी, तो वो आपके अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ऑटोफेजी इसलिए जरूरी है, इसीलिए इसको हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। 16 घंटे का उपवास। रात में आप 7 बजे खा लीजिए आखिरी भोजन, और फिर सुबह आप 9 बजे पहला भोजन करिए। उसके बीच में आप जूस ले सकते हैं, सुबह 7 बजे आप जूस ले लीजिए, लेकिन जो आप फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो 9 बजे लीजिए। तो आपके 16 घंटे की फास्टिंग हो जाएगी। तो रोज इस फास्टिंग के दौरान में आपकी ऑटोमेटिकली हीलिंग होती चलेगी। और उसमें आप ध्यान भी कर रहे हैं, तो ये तो सोने पे सुहागा है। तो ध्यान से भी आपको फायदा मिल रहा है और भोजन से भी आपको फायदा मिल रहा है। तो ये फास्टिंग आपके आकाश तत्व को भी बहुत अच्छा बैलेंस करेगी। तो आपका अंदर यूनियन की एनर्जी बढ़ेगी। यूनियन, आप जानते हैं कि ध्यानी को यूनियन की एनर्जी में ही आना होता है। हर कहीं हम ही तो हैं, कुछ भी हमसे अलग नहीं है। तो ये यूनियन की एनर्जी है कि हर कोई हर जगह हम ही विद्यमान है, हमारी ही चेतना है, हर चेतना हमारी चेतना से जुड़ी है। तो ये आकाश तत्व का काम है। तो दोस्तों आज समय कम है, आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे को एक क्वेश्चन है मैम। जी जैसे आपने बोला ना फ्रूट्स हम लोग खा सकते हैं, तो क्या जी। फ्रूट्स मिक्स फ्रूट्स खा सकते हैं या पर्टिकुलर एक ही फ्रूट खाना होता है, मतलब कि पेट भर के खा सकते हैं? हाँ, एक्चुअली अगर हम कोई बीमारी ठीक कर रहे हैं, जिसे डिजीज रिवर्सल कहते हैं, तब तो हम मोनो फ्रूट एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, कोई ऐसी डिजीज नहीं है, तो आप 4-5 तरह के फ्रूट्स मिक्स करके खा सकती हैं, तब कोई अच्छा, प्रॉब्लम फ्रूट्स नहीं में है। कोई ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं है कि जो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करता हो? हाँ, सिर्फ ये है कि हम कहते हैं खट्टे फल अलग खाइए, मीठे फल अलग खाइए। जो फ्रूट्स खट्टे हैं उनको बाद में खा सकते हैं या पहले, और जो मीठे फ्रूट्स हैं वो आप पहले खाइए। ठीक है, और कोई मैम खास डिवीजन और इसमें नहीं है जी। मेरा मैम एक मोनो क्वेश्चन। फ्रूट क्या होता है? मोनो जैसे फ्रूट कोई मतलब एक एक ही तरह का, फ्रूट, एक एक ही ही फ्रूट, तरह का फ्रूट जी हाँ। जैसे एप्पल खा सलाद रहे में थे भी एप्पल। सलाद में भी मोनो सलाद हो जाती है। आप सिर्फ टमाटर काट के खाइए तो मोनो सलाद हो गई तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो सलाद मेरा में आप लोग जी मेरा जी क्वेश्चन जी था कि बोलिए। किसी हाँ, शुगर पेशेंट्स कौन से फल देने चाहिए शुगर पेशेंट? एक्चुअली मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। शुगर क्यों होता है? पेनक्रियाज के काम न करने की वजह से शुगर होता है। ठीक है, शुगर इसलिए नहीं होता कि आपका लिवर गड़बड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं लिवर पहले से गड़बड़ हुआ था, जिसकी वजह से पेनक्रियाज तक इफेक्ट गया है। ठीक है ना? तो अगर आप फ्रूट्स खाएंगे, आप कच्चा खाना खाना शुरू कर देंगी, तो धीरे धीरे आपका लिवर हेल्दी हो जाएगा और पेनक्रियाज भी हेल्दी हो जाएगी। ठीक है ना? तो अभी पहले शुरू में आप बहुत ज्यादा मीठे फ्रूट्स कम खाइए, लेकिन धीरे धीरे आप सारे फ्रूट्स खाइए। जो फ्रूट्स से, ताजे फ्रूट से जो शुगर आती है ना, वो लिवर उसको स्टोर करता है, वो सीधे ब्लड में नहीं जाती। और जो आप ऊपर से शुगर खाते हैं खानों में डाल के, वो सीधे ब्लड में जाती है, इसकी वजह से शुगर बढ़ता है। तो आप जो फ्रूट्स में शुगर खाएंगे, जो आप सब्जियों में शुगर खाएंगे, जैसे चुकंदर में भी शुगर है, वो आपको नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका शुगर ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो शुरू में आप थोड़ा ध्यान रखिए। जब धीरे धीरे ये कंट्रोल होने लगेगा, कच्चा खाना आप बढ़ाएंगी, तो धीरे धीरे अपने आप ठीक होगा।
ठीक है ना। तब आप फिर धीरे धीरे सारे फ्रूट्स खा सकती हैं, बल्कि आम भी लोग बहुत सारे खाते हैं। पूरे दिन आम खाइए तब भी कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन पहले धीरे धीरे अपने आप को ठीक कर लीजिए, फिर आप खा सकते हो। यू कैन एंजॉय एवरीथिंग। मैम बहुत एग्जैक्टली। लोगों को फल भी खाने से गैस जैसे कि प्रॉब्लम होती है गैस्ट्रिक की, हाँ हाँ आम हाँ खाने हाँ। से, तो वो फिर क्या करे, कौन से फलों को चूज करे यस या मैम, कोई ये उपाय करे? हाँ, ये आपने अच्छा पॉइंट बताया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमारे बॉडी में बहुत सारा एसिड इकट्ठा हो रखा होता है जो हमें पता नहीं चलता। जब हम बार बार वही अनाज खाते रहते हैं तो वो सप्रेस्ड रहता है, लेकिन वो रहता है अंदर। ठीक है। तो जब आप फल खाना शुरू करते हैं तो बॉडी को थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो वो उनको रिलीज करना शुरू कर देता है। जब आप शुरू में अपना डाइट बदलेंगी तो आपको एसिडिटी ज्यादा होगी, आपको गैस ज्यादा बनेंगे, आपको ज्यादा बेचैनी होगी, लूज मोशन भी हो सकते हैं। जब भी मैंने भी अपना डाइट चेंज किया था, मेरे को 2 दिन लूज मोशन हुए थे, और बॉडी ने खुद को क्लीन कर लिया। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैं जाती रही टॉयलेट, क्या दिक्कत है, चाहिए। तो बॉडी खुद को क्लीन करने लगती है। तो शुरू में एसिड बनते हैं, शुरू में सिर्फ हैवी हो सकता है। ठीक है। तो शुरू में थोड़ा बहुत स्टमक एक आ सकता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी जैसे आते हैं, आंतों में पुराना मल जमा है, जब वो खरोच के निकालेगी तो आपको थोड़ा बहुत पेन भी आ सकता है। उस वक्त आप जीरा और वगैरह मसाला की चाय पी सकती हैं, जैसे जीरे और अजवाइन डाल के, सौंफ डाल के हम बनाते हैं, उसको उबाल के पी सकते हैं। कुछ ऐसे नेचुरल रेमेडीज हम कर सकते हैं कि हमारा पेन रिलीफ हो जाए। ठीक है। इसके साथ कुछ डिटॉक्स मेथड्स भी होते हैं, जैसे पेट पर गीली पट्टी बांधना, एनिमा लगाना। ठीक है ना। तो ऐसे कुछ जूस पीना, जूस भी डिटॉक्स मेथड में ही आता है। तो ये डिटॉक्स करने से आपकी आंतें साफ हो जाती हैं। जब आंतें आपकी साफ हो जाएंगी, फिर आपको फल खाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब आप 4-5 दिन ऐसा कर लेंगे तो धीरे धीरे बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर एकोमोडेट और एडजस्ट करने की बड़ी क्षमता होती है। तो इसका अभी वो मतलब मैम, किसी मान तरह लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही तो हम लोग उसको कंटिन्यू रखें या छोड़े ना, उसको फल खा रहे छोड़िए तो? नहीं, हाँ, खाते रहिए उसको। उसके साथ एनिमा यूज कर लीजिए, उसके साथ दस्त लगा लीजिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब बॉडी फेंकने का कोशिश कर रही है, बॉडी अपने अंदर के कचरे को निकाल ले। जैसे ध्यान में बैठते हैं तो एकदम बहुत सारे थॉट्स आते हैं, ऐसे ही जब हम बॉडी को रिलैक्स देते हैं, खाना कम खाते हैं, तो बहुत सारा कचरा निकलने की कोशिश करता है। तो वही चीज है बॉडी के साथ भी। तो वो बॉडी खुद को क्लीन करने की कोशिश कर रही है, तो हम उसे सपोर्ट करें, हम हल्का ही खाएं, उसको सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करेंगे? एनिमल लगा के सपोर्ट करें, हम गीली पट्टी ठंडी पट्टी लगा के सपोर्ट करें बॉडी को, ताकि वो आसानी से खुद को क्लीन कर सके। हम ज्यादा से ज्यादा आराम करें। जब अगर हमें लग रहा है कि हमें बॉडी में बेचैनी है तो हम आराम करें, उस वक्त हम बहुत ज्यादा काम ना करें, 1-2 दिन रिलैक्स कर लें खुद को। ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे, ध्यान करने से भी वो प्रॉब्लम्स चले जाएंगे और बॉडी खुद को जल्दी से एडजस्ट कर लेगी। क्या कहते हैं प्रेमनाथ सर, कहते हैं ना, कोई भी बीमारी आ जाए तो खूब ज्यादा ध्यान करो, और ज्यादा ध्यान करो। कोल्ड हो गया है तो और ज्यादा ध्यान करो, फीवर हो गया है तो और ज्यादा ध्यान करो। तो ऐसे ही बॉडी में अगर कुछ अपहीवल चल रहा है, बॉडी खुद को क्लीन कर रही है, और ज्यादा ध्यान करिए, तो वो ठीक हो जाएगी। तो उस समय आप छोड़ देंगे प्रयास, तो फिर वो फिर बैक चली जाएगी, फिर से आपको वही चीज करनी पड़ेगी। जैसे हम मैम क्या ध्यान छोड़ देते हैं फिर बैक जाते हैं जी। फ्रूट में पपाया कॉम्बिनेशन विद एप्पल खा सकते हैं बिल्कुल एक खा साथ? सकते हैं, हाँ हाँ, खा सकते मैम एक और सवाल था कि स्प्राउट से क्या गैस होता है या ये एक मिथ है? कि मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जैसे जो स्प्राउट खाने से भी बहुत गैस हो जाता है, हैवीपन होता है, ये क्या है मतलब स्प्राउट हैं। खाना? देखिए, हाँ देखिए, आपकी बॉडी में अगर पहले से एसिड है, तो जब आप स्प्राउट खाएंगी तो थोड़ा बहुत गैस फील हो सकते हैं। स्प्राउट में क्या है, फाइबर ज्यादा है। ठीक है ना। स्प्राउट में विटामिन ज्यादा है। तो शुरू में आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ी कम मात्रा में खाइए, बहुत सारा मत खाइए। अगर आपको गैस ज्यादा हो रहा है, एसिडिटी ज्यादा हो रही हो, तो थोड़ा थोड़ा करके हैबिट डालिए। जैसे सलाद है, सलाद भी अगर बहुत सारी खाते हैं, पेट भर के खूब खा लिया, तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत पेट में अनईजी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा फाइबर गया है। अभी आपको फाइबर खाने की आदत नहीं है, अभी आप आटा दाल चावल ही खाते हैं। ठीक है ना। तो धीरे धीरे शिफ्ट करिए। मैं अपने क्लाइंट्स को पहले बोलती हूँ, पहले आप जूस से और फल के नाश्ते से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे आप सलाद इंक्लूड करिए, फिर आप शाम का खाना स्किप करना शुरू कर दीजिए। तो धीरे धीरे हम लाते हैं चेंज अपनी लाइफ में। एकदम से अगर पहले ही दिन आपने शुरू कर दिया, तो बॉडी को तो अभी हैवी खाना खाने की आदत है,
तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाएगी, तो उसको धीरे धीरे देना शुरू करिए, ठीक है ना। जी दोस्तों, ऐसे तो टाइम हुआ है, लेकिन एक दो क्वेश्चन अगर किसी को ध्यान और इसी फूड से रिलेटेड पूछना है तो हम लोग एक क्वेश्चन और लेंगे। जी जी बिल्कुल। मैम के महत्वपूर्ण टाइम है, लेकिन मैम हम लोगों को अपना टाइम दे रही है। कोई बात नहीं, फायदा मिलना चाहिए सबको। मैम एक बार और क्लास लीजिएगा, एक्यूप्रेशर मेन जो प्रॉब्लम होती है अच्छा। ना, हाँ हाँ, एक्यूप्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूप्रेशर अब तो बहुत अच्छी चीज है। अभी मैम पूरा ध्यान यूपी महायज्ञ, दोस्तों हम लोगों का यूपी में लखनऊ में होने वाला है नवंबर में। तो सभी हाँ संगीत, हाँ हाँ, ये बात भी, सभी लोग मैम संकल्प ध्यान से जुड़िए। आप ही बोल दीजिए, आप ही बोल दीजिए। जी हाँ, 9:30 से 10:30 रोज यूपी में संकल्प ध्यान हो रहा है। और हम सब यूपी में ही हैं, तो और भी ज्यादा अच्छे से हम सबको जुड़ना चाहिए। 8 और 9 नवंबर को ध्यान यज्ञ उत्तर प्रदेश होने जा रहा है, और उसके लिए हम सब तैयारी में लगे हैं। जैसे हम लोग त्योहार की तैयारी करते हैं ना, दिवाली आ गई है तो अब घर साफ करना है, अब ये करना है, अब वो करना है, तो इसी तरह हम सब लोग यूपी में ध्यान महायज्ञ की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो उसके लिए जो संकल्प ध्यान 30 मार्च से शुरू हो गया था, तब से बराबर चल रहा है। तो उसमें हम सबको जोड़ना चाहिए ताकि उसकी ऊर्जा बढ़े और हमारा जो है ध्यान महायज्ञ बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से संपन्न हो। तो आशा मैम को मैंने लिंक भेजा है, तो वो सभी ग्रुप में सर्कुलेट कर देंगी। आप सब लोग 9:30 बजे ध्यान से जुड़िए, संकल्प ध्यान से, ताकि बिल्कुल बिल्कुल। आपका ये कार्यक्रम, आप ही का ये हम सब का प्रोग्राम है, ये बहुत। दोस्तों कहते जी हैं ध्यान करके सोइए तो आपकी जो सोने की ऊर्जा है वो अलग ही हो जाएगी, और सब कोई चाहता है कि ध्यान कर कर सो। तो इस लिंक, उस लिंक को इस ग्रुप में डाला जाएगा। जो भी रात में करना चाहते हैं, जो भी नहीं, मैं तो कहूंगी सबको ही करिए और जुड़िए और उस ऊर्जा को और बढ़ाइए कि हमारा मैम का, हम मैम का क्या, अब तो ये हम सभी का संकल्प हो गया। ये सबका बहुत, कार्यक्रम है, ये जी सबका कार्यक्रम है। जी 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 जी, ये अच्छी तरह से संपन्न है। तो दोस्तों समय हो चुका है, अब हम लोग विदा लेंगे मैम से फिर मिलने के वादे के साथ। तो चलिए कल मिलते हैं थैंक यू लोग। सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ, बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा आपने धन्यवाद। इसे बीच आके। थैंक थैंक यू यू, थैंक मैम, बहुत बहुत यू। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, वो फिर मिलेंगे, आप ओके, समय देंगे। तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल कल बिल्कुल मिलिए आएंगे। 4 से 5। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। यस, वेलकम, थैंक यू।